हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सिटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 28। इससे पहले हम 26 और 27 लेक्चर में चैप्टर 15 के बारे में पढ़ा था और आज भी फिर से चैप्टर 15 के बारे में जो कुछ बचा हुआ भाग है उसको हम पढ़ेंगे लेक्चर 28 में। तो पिछले कक्षा में प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक तथा दोनों का हो गया था, लेकिन विशिष्ट बालक के बारे में हम नहीं पढ़े थे। आज हम विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशिष्ट बालक किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट बालक मतलब विशिष्ट क्षमता वाला। जो बच्चे होते हैं विद्यालय में समान बच्चों से कुछ बच्चे जो होते हैं काफ़ी पिछले बच्चे से काफ़ी भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे वो मेधावी होते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता, मानसिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो वैसे बच्चे जो समान और पिछड़े बच्चे से जो है सो भिन्न होते हैं और मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं उच्च स्तर पर, उसे ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं उनको 3 रूपों में बांटा गया है। मतलब कि विशिष्ट बालक किसी एक क्षेत्र में से ही जुड़ा हुआ नहीं है, वह 3 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो किसी हर एक बालक की विशिष्टता अलग अलग होती है। कोई बालक एक ही तरह का विशिष्ट गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है। हर एक बालक में अलग अलग विशिष्ट गुण होती है, विशिष्ट क्षमता होती है, विशिष्ट योग्यता होती है। कोई बालक सभी क्षेत्रों में विशिष्ट होता है, क्षमता प्रदर्शित करता है। कोई बालक जो है किसी एक क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में योग्यता को प्रदर्शित करता है, क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जानेंगे तीनों क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। तो आगे जानते हैं पहला क्षेत्र जो है शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होंगे, जैसे कि कोई बच्चा जो है सो खेलने कूदने में, खेल शारीरिक मतलब कार्य करने में काफ़ी विशिष्ट योग्यता को दिखाता है। जैसे खेलने कूदने से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, जो भी कार्य होते हैं, वो जो है सो उसमें वो विशिष्ट क्षमता को दिखाता है, विशिष्ट योग्यता को दिखाता है। वही शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाता है। आगे है मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से। मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से जो समान और पिछले बालक से जो उनका बुद्धि जो होता है, उनका जो IQ होता है काफ़ी अलग, काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 140 से ज़्यादा होता है। वो बच्चे जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। उनका जो मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से जो बालक, विशिष्ट बालक जो होते हैं, उनको जो तर्क वितर्क करने की क्षमता अधिक होती है, मानसिक क्षमता अधिक होती है, बुद्धि उपलब्धि की क्षमता जो है सो काफ़ी अधिक होती है, उनकी समझ ज़्यादा होती है अन्य और पिछले बालकों से। उसके बाद सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो है समाज में सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। वो समाज के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, समाज के साथ सामाजिक कार्य में ज़्यादा भाग लेते हैं। वो अपना कार्य जो है ज़्यादा विशिष्ट गुण के साथ प्रदर्शित करते हैं समाज में, और समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं समाज के साथ। तो वही समाज विशिष्ट रूप से सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं। आगे है उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, विशिष्ट बालक की पहचान हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक जो हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं, वो भी एक तरह का विशिष्ट बालक का ही एक पहचान है। विशिष्ट बालक की ही एक क्षमता है, एक योग्यता है। और आगे हम जानते हैं, अब आते हैं पहचान पर, विशिष्ट बालक की पहचान के बारे में आते हैं। तो इसका हम पहचान हम विधियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि निरीक्षण विधि। बालक के साथ शिक्षक जो है बालक के साथ स्वयं रहकर उनके क्रिया का, उनके व्यवहार का मतलब कि एक तरह से समझ कर जो है सो उनके साथ क्रिया करके उनका जो है सो निरीक्षण कर सकते हैं। आगे है बुद्धि परीक्षण। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण जो है सो याद किया है और बनाया है बुद्धि परीक्षण, जिसको हम बुद्धि लब्धि के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा हम बच्चों की बुद्धि का ज्ञात कर सकते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण बच्चों की रुचि या अभिरुचि जैसे गुण को हम निरीक्षण कर सकते हैं उसके व्यवहार के द्वारा, उसकी क्रिया के द्वारा। उसके बाद है डॉक्टरी जांच विधि।
डॉक्टरी जांच विधि जो होता है, इस निरीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण से ज्ञात नहीं हो सकता, बल्कि डॉक्टरी जांच विधि जो है ये सिर्फ डॉक्टर की जांच से ही पता चलता है। कभी कभी होता है, कभी दुर्घटना से, किसी दुर्घटनावश किसी बच्चे का मानसिक जो मांसपेशी होता है उस क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी तरह का मानसिक रोग से वो ग्रस्त हो जाता है, तो उसकी जांच जो है डॉक्टरी जांच विधि से ही किया जाता था, ताकि उसका कारण का पता लगाया जा सके कि मानसिक रूप से हुआ, उसमें क्या कमी है जो बच्चे प्रतिभाशाली या अन्य बालकों से पिछड़े हुए हैं। उसके बाद है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बारे में पिछले कक्षा में भी हमने पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था। उपलब्धि परीक्षण किसी विशेष कार्य जो करते हैं, कोई भी विशेष कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को मापना ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो यहाँ जो है तो उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। मंदबुद्धि बालकों की क्षमता, योग्यता, बुद्धि को जानने के लिए किया जाता है, उनकी बुद्धि कितनी है, क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है। तो आते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि की बच्चा जो जन्म से लेकर अभी तक जो अध्ययन किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसका हम मापन करते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसका हम जांच करते हैं और तब पता लगाते हैं कि बच्चा में कहाँ कमी है, जो बच्चा सीखने के प्रति सीख नहीं पा रहा है या बच्चे जो है अन्य बालकों से पिछड़ा हुआ है, इसका हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं, आज आपका विशिष्ट बालक के बारे में हो गया, तो विशिष्ट बालक के बारे में जान गए, लेकिन उससे पहले उसके बाद हम जानेंगे पिछड़े बालक और उनकी पहचान। विशिष्ट बालक के साथ साथ हम पिछड़े बालक के बारे में जानेंगे, तभी हमको विशिष्ट बालक के बारे में भी समझ ज़्यादा विकसित हो पाएगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं, विशिष्ट पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपने हम उम्र के बालक से भी कम योग्यता, कम क्षमता और कम मानसिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। वो जो है सो अपने वर्ग के बच्चे से भी कम उनका मानसिक क्षमता होता है और वो कम अपने नीचे से वर्ग के जो बच्चे हैं उनका भी सवाल वो बना नहीं पाते हैं, उनका भी कार्य नहीं कर पाते हैं। एक तरह से उनकी बुद्धि या मानसिक क्षमता जो होती है वो कम होती है अन्य बच्चों के समान, अन्य बच्चों के क्षमता से। उनका जो विशेषता है उसके बारे में जानेंगे, पिछले बालक का जो विशेषता उसके बारे में हम जानेंगे। सीखने की धीमी गति, किसी भी कार्य को जो करने की जो गति होती है वो अन्य बालकों से कम पाई जाती है। उसके बाद निराशा का अनुभव। निराशा का अनुभव जो होता है, किसी भी कार्य करने से अगर वो असफल हो जाते हैं तो वो अपने आप को निराशा का अनुभव करते हैं कि हम उसमें असफल हो गए और अपने आप को निराशा व्यतीत करते हैं। आगे है व्यवहार संबंधी समस्या। और किसी भी मतलब अपने परिवार में हो या विद्यालय में हो या समाज में अपने व्यवहार को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अगला है जन्मजात योग्यता से कम उपलब्धि। जो अनुवांशिक रूप से, जो उसको जन्म से जो योग्यता मिला हुआ है शैक्षिक रूप से, उस योग्यता को अपने आप को वह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता उसके अनुसार। इसका जो योग्यता उसको जन्म से मिला है उस योग्यता से वो न्याय नहीं कर पाता है, उस योग्यता के अनुसार वो अपने आप को शैक्षिक उपलब्धि नहीं हासिल कर पाता है। उसके बाद है मानसिक अस्वस्थ। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है वो बालक। उसके बाद अपना तथा दूसरे का कार्य करने में असमर्थ। जैसे कभी हम बताए थे, वो अपना कार्य तो स्वयं से कर नहीं पाता, अपने घर के बच्चों का, अपने क्लास के बच्चों का, अपने हम उम्र के बच्चे का और उससे नीचे के कक्षा के बच्चों का भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। आगे हम पढ़ेंगे पिछले बालक के बारे में, पढ़े उसके उनकी पहचान के बारे में। उनकी पहचान हम एकदम सेम टू सेम यही विधि से कर सकते हैं। पिछले बालक की पहचान जो है निरीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण, डॉक्टरी जांच विधि, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, इन सभी 6 जो विधि है इसके द्वारा हम पिछले बालक की पहचान कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मंदबुद्धि बालक के बारे में। मंदबुद्धि बालक के बारे में पढ़ेंगे। वो बालक जो होते हैं वो अन्य बच्चे से पिछड़े होते हैं और सामान्य बच्चे से काफ़ी पिछड़े होते हैं। वो अन्य बच्चों से नहीं बल्कि सामान्य बच्चों से भी बहुत पीछे होते हैं मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से। तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है इसके उपचार के बारे में। मंदबुद्धि बालक जो होता है उसके साथ हमको सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसके साथ हमको नकारात्मक उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके सबसे पहले माता पिता से द्वारा जो है सकारात्मक व्यवहार, उसके बाद विद्यालय में शिक्षक के द्वारा सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए और उसके जो है सो
शिक्षण को जो है सो बढ़ाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक में आप आएंगे चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक। एक तरह से वो समस्या उत्पन्न करते हैं। चोरी करना क्या है? यह जो अभिव्यक्ति है चोरी करना, वो बच्चा कोई जन्म से ही चोरी करना नहीं सीख जाता है। वो अपने परिवेश समाज में रहता है और उसका जैसा परिवेश होता है, अपना परिवार होता है, उसी के अनुसार वह अपने आप को ढालता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कोई बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता है या चोरी करने वाला बालक नहीं होता है। वो जैसा उसको वातावरण देंगे आप वैसा ही अपने आप में व्यवहार लाएगा। उसके बाद झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालक भी एक तरह से पहले परिवार से ही शुरू होता है उसका झूठ बोलना। वो जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, परिवार, समाज, विद्यालय। उसके बाद आते हैं क्रोध करने वाले बालक। क्रोध भी एक तरह से परिवार से ही शुरू होता है। एक अनुवांशिक क्रोध एक तरह से संवेग है, एक अनुवांशिक भी होता है। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि परिवार से शुरू होता है, अनुवांशिक तो है ही, और उसके बाद समाज और विद्यालय जो है वातावरण भी इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद आते हैं बाल अपराधी। बाल अपराधी जो होते हैं उनका हम उदाहरण देंगे। बाल अपराधी मतलब कि जो 18 वर्ष से कम के बालक है, उम्र के कम बालक, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, उनको हम बाल अपराधी के श्रेणी में लाते हैं। तो उनका जो उदाहरण जो है एक तरह से उनको कह सकते हैं बुरी संगति में रहना। उसके बाद लड़ना झगड़ना, विद्यालय संसाधनों को क्षति पहुंचाना, किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करना, उसके बाद चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना आदि जो है यह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और उसके बाद आते हैं बाल अपराध को रोकथाम और उपचार का तरीका जो है। और सबसे पहले जो है बाल अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले परिवार के माता पिता जो होते हैं उनको आगे आना चाहिए, शिक्षक को आगे आना चाहिए। उसके देखते हैं परिवार में अगर माता पिता अगर बच्चे जो है गलत करते हैं तो बच्चे जो को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उससे उनके अंदर में, बच्चे के अंदर में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ जो है तो माता पिता को, शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद अगर उससे भी न सुधार हो तो बाल सुधार गृह भेजना चाहिए। बच्चे को जो है सो कारागार में नहीं भेजा जाता, कारागार में नहीं भेजा जाता है। बाल अपराधी जो होते हैं, जो बच्चे 18 वर्ष से कम के उनके बच्चे होते हैं, उनको जो है सो बाल सुधार गृह में भेजना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार। मनोचिकित्सक जो है बच्चों के व्यवहार और मनोवृत्ति के पहचान कर पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस कारण जो है बाल अपराध कर रहा है। उस कारणों का पता लगा के उसके बाल अपराध का हम उपचार सही तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम प्रतिभाशाली आज और सृजनशील विशिष्ट बालकों के बारे में और पिछड़े बालकों के बारे में आज हम पढ़े। और आज आपका चैप्टर 15 समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो? तो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।